औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक साफ मुबारक नाम से जो रहमान रहीम करीम मालिक खालिक हर चीज़ का कादर है, हर चीज़ पे कादर है। वहदहु ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों ला मतराही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। Gentlemen, with this we start today lecture number 24 of the series. Or before starting the formal lecture, just I would like to give a message. As usual, I do share with you. शुरू में एक हदीस शरीफ है जिसकी ट्रांसलेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एज ए गुड मैसेज। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु reported, the messenger of Allah, peace be upon him, said, wherever loves to meet Allah, Allah loves to meet him. Whosoever loves to meet Allah, Allah loves to meet him. And whosoever hates to meet Allah, Allah hates to meet him. O Prophet of Allah, ये एक सूरत है. It is because of the dislike of death, for all of us dislike death. He said, it is not like this. Rather, when believers is given in the glad tidings of the mercy of Allah, His pleasure and paradise, then he loves to meet Allah and Allah loves to meet him. And when he disbeliever is given news of the punishment at the hand of Allah and hardship to be implied by him, he hates to meet Allah and Allah hates to meet him. सही मुस्लिम रेफरेंस नीचे लिखा हुआ है। समरी इस हदीस की यह है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो अल्लाह की राह में चलते हैं, गुडनेस के रूट पे उसको मिलना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला उनको मिलना पसंद करते हैं, उनको मज़ीद रहनुमाई करते हैं। जो थैंकफुलनेस से, ग्रेटफुलनेस के रूट से उतरते हैं, डिसलाइक करते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते से साइड पे जाते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनको डिसलाइक करते हैं। एंड ही डजंट लाइक टू बी विद देम। और उनको हदायत हमेशा याद रखें, उन्हीं को नसीब होती है जो हदायत की तमन्ना करते हैं। गुडनेस हमेशा उन्हीं को नसीब होती है जो गुडनेस की तमन्ना रखते हैं। तो इसलिए ये इस सिलसिले में बड़े डिटेल में ये आई। एक और चीज़, नेक्स्ट मैसेज, अल्लाह इज़ द बेस्ट लिसनर। बेशक अल्लाह ऑलमाइटी इज़ द बेस्ट लिसनर। यू डोंट नीड टू शाउट नॉर कैरी आउट लाउड। यानी अल्लाह ताला इंसान की हर ख्वाहिश मिन हब्लल वरीद जिक्र आया कि अल्लाह शायर एक से भी, इंसान की शायर एक से भी करीब है। बिकॉज ही हेयर्स इवन द वेरी साइलेंट प्रेयर ऑफ ए सेन्योर हार्ट। यानी अल्लाह रब्बुल जलाल आपकी हमारी रगे जाना से भी करीब हैं, शायर एक से भी करीब हैं। तो वो हमारे करीब हैं, चाहे हम उसको ऊंचा पुकारें या आहिस्ता पुकारें, अल्लाह ताला तक हमारी बात पहुंचती है। अल्लाह ताला हमारी बात सुनते हैं और अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करते हैं। तो इसलिए इट्स अ मैसेज ऑफ मोटिवेशन कि जब भी हम गुडनेस करते हैं, जब भी हम गुडनेस के रूट पे चलते हैं, हम चाहते हैं कि गुडनेस के रूट पे चलें, अच्छाइयों के रूट पे चलें, पॉजिटिविटी की तरफ चलें, तो हमें पॉजिटिविटी को, गुडनेस को साथ लेके चलना चाहिए और उस पर हर वक्त, हर लम्हे अल्लाह ताला की मदद मांगनी चाहिए। विद दिस जेंटलमैन वी स्टार्ट विद द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट लेक्चर 24। इसको हम शुरू करते हैं। बिफोर मूविंग टू लेक्चर 24, हम लेक्चर 23 की समरी शेयर करेंगे, रिकैप्चुलेट करेंगे, ताकि वी आर ऑन द सेम पेज टुवर्ड्स द मैसेज ऑफ गुडनेस, मैसेज ऑफ एजुकेशन, और हम सारी चीज़ें वन बाई वन उनको रिकैप्चुलेट करके उसको आगे लेके चलते हैं। लास्ट टाइम हम वी लर्न अबाउट द प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग। प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग वाज द लेक्चर 23। उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग थी उस पर फोकस किया गया था। द कंपेयर एंड कंट्रास्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लानिंग के मतलब बात हुई थी। टू प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्लानिंग, एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो है प्लानिंग की, उसके लिए गाइडलाइन देना वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज टुवर्ड्स दैट साइड। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या थी? द प्रोसेस क्वालिटी प्लान इज एस्टेब्लिश्ड फॉर दोज एक्टिविटीज विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस। हर वो उस एक्टिविटी के लिए प्रोसेस प्लानिंग की जाती है जो कि पूरे बिजनेस का हिस्सा हो। सम टाइम प्लानिंग अकर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस, बाज़ दफ़ा थोड़े ड्यूरेशन के प्लानिंग के लिए जो है प्लानिंग की जाती है प्रोसेस के लिए, क्योंकि पीडी जो होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स होते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है, प्रोजेक्ट थोड़े शॉर्ट टर्म होते हैं, तो उस एंगल से है ये बात। व्हेन दिस अकर्स वी मस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग।
जब भी हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व हों, थोड़ी और प्रोसेसेस जो हैं उनको हमने रिव्यू करना हो, उनको साथ साथ देखना हो, डिफरेंट वैरायटी ज़्यादा हो चीज़ों की, तो प्रोजेक्ट को हमेशा प्लान किया जाता है। उसकी हर लिटी गिटी से लेके नीचे से लेके ऊपर तक इन डिटेल हर एंगल से उसको देखा जाता है। फिनांस क्या होगी, स्किल्ड मैन पावर कहाँ से होगी, मशीनी प्रोविजन क्या होगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होगी, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन कैसे होगी, फाइनेंस के एसओपीज क्या होंगे, प्रोक्योरमेंट के एसओपीज क्या होंगे, वेंडर्स के साथ डीलिंग के एसओपीज क्या होंगे। तो हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखा जाता है। अ प्रोजेक्ट प्लान इज मेड अप ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और माइलस्टोन्स that must occur in some time sequence in order for a project to be completed. A project plan, जो भी project plan हो, is made up of significant events, different significant events का वो मजमुआ होती है, और milestones that must occur in some time sequence, जो कि time sequence के साथ उनको occur करना चाहिए in order for a project to be completed, एक project को complete करने के लिए एक particular order में। A project plan is a schedule of tasks ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एक शेड्यूल ऑफ टास्क होता है ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसको लिया जाता है और साथ इसको हैंडल किया जाता है। द प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद द बिजनेस क्वालिटी प्लान। सबसे पहले जब भी प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग प्रोसेस की तरफ मूव किया जाता है, तो सबसे पहले बिजनेस क्वालिटी प्लान को तैयार किया जाता है कि इस बिजनेस क्वालिटी प्लान क्या होगा, विच इन टर्न द प्रोसेस क्वालिटी प्लान्स आर डिराइव्ड। पहले बिजनेस क्वालिटी प्लान बनता है, फ्रॉम विच इन टर्न दी प्रोसेस क्वालिटी प्लान्स, जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए अलहदा क्वालिटी प्लान शायद उसका हिस्सा फिर बन जाते हैं। एडिशनली प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट प्लान्स आर जनरेटेड बेस्ड अपॉन दी प्रोसेस क्वालिटी प्लान्स। इसके अलावा प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट प्लान्स आर जनरेटेड, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट प्लान दे आर जनरेटेड बेस्ड अपॉन दी प्रोसेस क्वालिटी प्लान। प्रोसेस क्वालिटी प्लान के बेस पे इनको जनरेट किया जाता है। प्रोजेक्ट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइन कंट्रोल। कोई भी प्रोजेक्ट हो डिज़ाइन कंट्रोल का हिस्सा हो जाता है फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स। करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स की इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे भी इसको देखा जाता है। द प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान्स, द प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान जो भी हो, डिफाइन द फीचर्स, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स। जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान हो ये डिफाइन करता है फीचर्स। ये बहुत अहम पॉइंट है, जरा इस पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान डिफाइंस द फीचर्स। ये फीचर्स को डिफाइन करता है, फंक्शंस को डिफाइन करता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स उनको डिफाइन करता है, और उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करता है कि हमने किस तरह इसको लेके चलना है। दीज प्लान्स आर इंटीग्रल टू ईच अदर। ये सारे प्लान जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एंड कैन नॉट बी परफॉर्म्ड सेपरेटली, और किसी भी तरह अलहदा ये परफॉर्म नहीं किया जा सकते एक दूसरे से। दे आर मच इंटीग्रेटेड। नॉर कैन दीज प्लान स्टार्ट विद द प्रोडक्ट एंड वर्क बैकवर्ड। यानी ये प्लान जो है इंटीग्रल पार्ट होते हैं और इनको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। दे आर मूविंग टुवर्ड्स द वन कॉमन गोल। डूइंग सो वुड इंडिकेट अ लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड ओवर डेलीगेशन। ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान का हिस्सा है सारे प्रोसेस प्लान्स, और उस प्लान्स को अगर आइसोलेशन में देखा जाएगा तो वो डेलीगेशन ओवर डेलीगेशन हो जाएगी, आइसोलेशन में चीज़ें हो जाएंगी। और जो कॉमन गोल है क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट का बनाना, उसके प्रोसेस का ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होना, उसकी आउटपुट ज़्यादा होना, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना, ये फिर उसको एक वीक मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करते हैं जो इंश्योर नहीं ये कर सकी। कंट्रोलिंग फॉर क्वालिटी। डिफाइन द कंट्रोल प्रोसेस एंड डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग। ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोलिंग पे बात हुई थी। उसका ऑब्जेक्टिव था डेवलप एन एप्रिसिएशन फॉर द बिजनेस। एक बिजनेस की एप्रिसिएशन थी, प्रोसेसेस की एप्रिसिएशन थी, एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की रिपोर्टिंग की एप्रिसिएशन थी। इंट्रोड्यूस एंड डिस्क्राइब द वेरियस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स का भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज ड्राइव फॉर दिस लेक्चर। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पे बात हुई थी जो हमने उसको रिकैप्चुलेट करते हैं दोबारा जस्ट टू फ्रेश अप द नॉलेज। डिफेक्ट को डेफिनेशन जो है एकेडमिकली ये थी, अ डिपार्चर ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम इट्स इंटेंडेड लेवल ऑफ स्टेट दैट अकर्स विद द severity of sufficient to cause an associated product or service not to satisfy the intended normal or foreseeable usage requirement। यानी जो एक फोर्सिएबल यूजेज रिक्वायरमेंट फोर्सी की गई थी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से
विद दो स्पेक्स, टेक्निकल स्पेक्स, वो जो अगर उसे डेविएट करता है, वेरिएट करता है, वेरिएशंस हैं, तो वो ठीक नहीं है. दैट इज अ डिफेक्ट. मैनेजमेंट और प्रोसेस फ्रॉम दी और फॉर्म ऑफ वर्क that involves the guidance or direction of a group of people toward organization goals or objectives. जब हम word management use करते हैं, this is the group of people or the different stakeholders which guide towards the common objective of the organization or the enterprise. Management quality control. Quality control की management की particular definition अलग है. और process for settling goals. यानी डिफरेंट गोल जब सेट किए जाते हैं, उसका प्रोसेस का नाम क्वालिटी गोल्स जो सेट किए जाते हैं. प्रोसेस फॉर सेटिंग गोल्स, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का, एंड करेक्टिंग दी डेविएशंस, और डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए. यानी एक प्रोसेस जो होता है क्वालिटी कंट्रोल, उस प्रोसेस का नाम है विच इज यूज फॉर सेटिंग गोल्स को सेट करने के लिए, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, एंड करेक्टिंग दी डेविएशंस, अगर कोई डेविएशंस आई हो तो उसको करेक्ट करने के लिए यूज होता है. Non-conformity, a departure from quality characteristics from its intended level or state that occurs with the severity sufficient to cause an associated product or service not to meet a specific requirement. यानी नॉन कन्फर्मेसी की वन लाइनर ये हम कह सकते हैं, हर वो चीज़, हर वो ऑब्जर्वेशन, हर वो डेविएशन फ्रॉम दिस टेक्निकल स्पेक्स जो कि उसकी टोटल स्पेक्स की तरफ से डेविएट करती है, उसकी इंटेंटेड टेक्निकल स्पेक्स की तरफ से जो एक्सपेक्ट की गई है उस प्रोडक्ट से परफॉर्मेंस से डेविएट करती है एज ए प्रोडक्ट, तो वो नॉन कन्फर्मिटी कहा जाता है. ऑब्जेक्टिव, अ स्टेटमेंट यूज्ड इंटरचेंजेबली विद गोल, इसको गोल्स के साथ भी अमूमन यूज किया जाता है इंटरचेंजेबली. डिजाइन टू गिव एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर डायरेक्शन एंड पर्पस. यानी ऑब्जेक्टिव जब भी हम ओपनली बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन को और उसके मेंबर्स को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल दो चीजें देता है, उसका डायरेक्शन और पर्पस, कि इसका डायरेक्शन क्या है और पर्पस क्या है. पॉलिसीज, इट इज ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस, ये ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर एक्शन विच रिलेट टू गोल अटेनमेंट. ये ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस हैं जो गोल अटेनमेंट के लिए जिनमें काम होता है, जिनको देखा जाता है और जिनमें डिफरेंट गाइडलाइंस दी जाती हैं फॉर द अटेनमेंट द ultimate goal in the long run. Procedures, a series of related steps or tasks expressed in chronological order to achieve a specific purpose. यानी एक series of actions हैं which has to be taken stepwise to achieve a ultimate purpose, उसको procedures के नाम से याद किया जाता है. Process approach to management, an approach to the study of management that focuses on management functions of planning, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड मोटिवेटिंग. प्रोसेस अप्रोच अगर कोई हमसे शेयर करे मैनेजमेंट की तरफ क्या है, तो आपको अगर इफ यू रिकैप्सुलेट, तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन मैंने आपसे शेयर किए थे, वो थे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड मोटिवेटिंग. इनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट के फंक्शंस को जो प्रोसेस जो अप्रोच ली जाती है उसका नाम प्रोसेस अप्रोच टू मैनेजमेंट कहा जाता है. हम फिर रिपीट कर देते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट. एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन दी मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उन्हीं की स्टडी और उस पर फोकस करती है. रूल्स और रिक्वायरमेंट्स, दीज आर द गाइडलाइंस दैट रिक्वायर स्पेसिफिक एंड डेफिनेट एक्शन टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन सिचुएशन और टास्क. ये बड़े फोकस्ड होते हैं, बड़े पर्टिकुलर होते हैं. एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टडी में, केस स्टडी में इनकी क्या उस वक्त लिया जाना चाहिए, हाउ टू हैंडल इट, रूल्स क्या उस पर कहते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एंड अ पर्सन अ स्किल्ड वर्कर इज टू बी इंडक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी मिनिमम या मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, तो दे से जी लेट्स से बिटवीन 25 to 35. तो मीन्स इट्स अ रूल एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट कि बहुत ही कोई एक्सेप्शनल हो, और उसकी एक्सेप्शनल की भी रूल की वायलेशन भी टॉप मैनेजमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज लेगी, वरना रूल इज रूल फ्रॉम लोएस्ट रैंक टू द टॉप मोस्ट रैंक. सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, systems approach to management says a philosophy popularized by Frederick Taylor concerning the relationship between people and work. ये वो एक फिलासफी है जो लोगों के वर्कर और उनके काम के दौरान है, that seeks to increase productivity, जो कि productivity focused है, and simultaneously make work easier by scientifically studying work methods and establishing standards rather than depending on traditions and customs. ये tradition customs को नहीं देखती,
ना ये हेयर से कोई इमोशंस को देखती है, ये सिर्फ फोकस करती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे हो और हमारा वर्क ऑर्डर कैसे इंप्रूव हो, प्रोडक्ट कैसे हो, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बेहतर हो। ये फ्रेडरिक टेलर ने थ्योरी दी थी और उसकी मुतालिक सिस्टमेटिक अप्रोच उसका हिस्सा बनती है। तो इंट्रोडक्शन इसमें आते हैं जी। डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस इज क्रिटिकल विद रिगार्ड टू कंट्रोल। अभी हम नए लेक्चर के आगे बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस जो है, जो भी उसका एम है, शुरू में हमने बात की थी पर्पस और डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्टिव्स देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को, तो वो बहुत क्लियर है इसका पहले ही पॉइंट। डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस इज क्रिटिकल विद रिगार्ड टू कंट्रोल। जब भी ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस क्लियर होगा तो वो कंट्रोल उस लिहाज से, उसी इफेक्टिवनेस से आएगा जिस लिहाज से हम उसका पर्पस डिफाइन करेंगे। मैनेजमेंट मस्ट आइडेंटिफाई द कस्टमर। पहली बात कि मैनेजमेंट को कस्टमर का पता होना चाहिए। वेयर द कस्टमर इज, हाउ द कस्टमर बायज एंड हाउ द कस्टमर कैन बी रीच्ड। मैनेजमेंट का फोकस हमेशा कस्टमर पे होना चाहिए। उसकी प्रायोरिटी क्या है, कहाँ से खरीदता है, कैसे खरीदता है, क्या उसकी लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग है, मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं, पहली बात। दूसरी, अगला क्वेश्चन है उसका कि कस्टमर की इंटेंशन आ गई ये चीज़ या उसकी प्रायोरिटी आ गई। दूसरी पॉइंट है कि हाउ ही कैन बी रीच्ड, उसको मार्केट करके उससे हमारा बॉन्डेज या लाइन या कनेक्शन या रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करें, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट, मैनेजमेंट मस्ट डिटरमिन व्हाट द कस्टमर बाइज। अगली बात यह है कि कस्टमर क्या खरीदता है। इन एडिशन टू डिफाइनिंग द प्रेजेंट बिजनेस, मैनेजमेंट मस्ट आल्सो आइडेंटिफाई व्हाट फ्यूचर बिजनेस विल बी एंड व्हाट इट शुड बी। यानी सिर्फ प्रेजेंट पे ही प्रेजेंट फोकस नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट को, वर्क रिलेशनशिप में एज एंटरप्राइज, एज ऑर्गेनाइजेशन, एज इंडस्ट्री फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि 10 साल बाद फ्यूचरिस्टिक हमारे प्लान्स क्या होंगे, हमारी एक्सपेंशन प्लान क्या है, चीज़ें उस वक्त कहाँ होंगी, टेक्नोलॉजी क्या होगी, स्किल मैन पावर का क्या लेवल होगा, मशीन्स कैसे होंगी, और बायर की थिंकिंग कस्टमर की क्या होगी, एंड व्हाट इट शुड बी, इसको हमने कैसे टैकल करना है। मीटिंग दोस्त एक्सपेक्टेशन प्लान भी मैनेजमेंट का काम है। फ्यूचरिस्टिक या विजनरी होनी चाहिए, इन अदर वर्ड्स ये कहना चाहती है मैनेजमेंट। लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स जनरली एक्सटेंड बियॉन्ड द फिस्कल ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव जो हैं करंट फिस्कल ईयर से बहुत आगे तक चले जाते हैं, करंट ईयर में खत्म नहीं होते। लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स मस्ट सपोर्ट एंड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। यानी वो उस ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस की सपोर्टिव होने चाहिए, ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए, फॉर होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उसके हाथ उसको मजबूत करना चाहिए एंड पर्पस उसका, न जाने ना बजाय इसके कि वो उल्ट साइड पे जोर लगाना शुरू हो जाए, उसकी एंटी हो जाए। तो सो दे शुड बी इन लाइन विद द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स मे बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड स्टिल सपोर्ट इट। बाज़ केसेस में ये होता है कि लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव अपेरेंटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सपोर्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली, फिजिकली, प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म में, फ्यूचरिस्टिक टर्म में। कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव लिंक बन रहा होता है, प्रोएक्टिव या पॉजिटिव लिंक, पॉजिटिविटी का, गुडनेस का लिंक डेवलप हो रहा होता है। इन कंट्रास्ट नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन को। शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द इन डेप्थ एवेल्युएशन ऑफ लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स। जो भी शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स हैं should be derived from in-depth evaluation of long range objectives। जो long range objectives है उनमें से evaluation से ये short range objectives निकाले जाते हैं। Such an evaluation should result in a listing of priorities of long range objectives। यानी short range objectives जो हैं long range में से निकलते हैं और point पे जरा focus फिर हम करते हैं। Such an evaluation should result in listing of priorities for the long range objectives। ये प्रायोरिटी सेटिंग में भी हेल्प आउट करते हैं जो लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स की होती है कि जी प्रायोरिटी कैसे सेट होगी, शॉर्ट रेंज कैसे प्रायोरिटी होंगे। दे ऑल शुड बी सिंक्रोनाइज्ड एंड इन लाइन। वंस दी प्रायोरिटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जब प्रायोरिटीज एस्टैब्लिश हो गई हैं, शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट टू हेल्प अचीव दी लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स। जब प्रॉपर प्रायोरिटी सेटिंग हो गई है, दोनों की सिंक्रोनाइजेशन भी हो गई है, तो फिर शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव जो हैं दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दी लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली ये हेल्पर हैं उनके, जो छोटे लेवल पे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप आगे लॉन्ग की तरफ चलते हैं और आपका जैसे ज़िंदगी का सफ़र जारी रहता है छोटी छोटी खुशियों से और छोटी छोटी परेशानियों से मजमू है,
इसी तरह आप समझ लें कि ये छोटी छोटी खुशियां और परेशानियां मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं ज़िंदगी के सफ़र को। इसको अगर हम सिमुलेट करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के सफ़र के साथ, किसी इंटरप्राइज की अल्टीमेट विजन के साथ, तो वो यही है कि शॉर्ट टर्म जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक, टू नेक्स्ट जनरेशन तक जो लॉन्ग टर्म विजन ऑर्गेनाइजेशन ने पर्पस एक्शन सेट की होती है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस में उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अ कैस्केड अप्रोच, one approach of setting objectives is to have the objective cascade down through the organizational hierarchy। यानी एक कैस्केड अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की से इमर्ज होते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस बिगिंस एट द टॉप विद क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द सेंट्रल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस केस में टॉप लेवल पे ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस को इंश्योर किया जाता है विद क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट एंड फोकस स्टेटमेंट। लॉन्ग रेंज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर फॉर्मुलेटेड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। जब वो कंसाइज क्लियर फोकस स्टेटमेंट आ जाती है तो लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसमें से फिर इमर्ज किए जाते हैं, एक्सट्रिकेट किए जाते हैं उसमें से। द लॉन्ग रेंज गोल्स लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर शॉर्ट रेंज परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप लॉन्ग रेंज गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो फिर उसमें से शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो एस्टैब्लिश किए जाते हैं, निकाले जाते हैं फॉर द पॉजिटिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अल्टीमेटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ द विजन एंड लॉन्ग रेंज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेरिवेटिव ऑब्जेक्टिव्स आर देन डेवलप्ड फ्रॉम ईच मेजर डिवीजन और डिपार्टमेंट। फिर जो उस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज, डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री का जो भी डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें से दे डेरिवेट डिफरेंट ड्राइव करते हैं डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट्स, उसमें से एक्सिक्यूट करके ड्राइव करते हैं डिपार्टमेंट लेवल के हम कैसे फॉर द लॉन्ग रन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड हाउ वी कुड अचीव द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर देन एस्टैब्लिश्ड फॉर द वेरियस सब यूनिट्स इन ईच मेजर डिवीजन और डिपार्टमेंट। सब यूनिट्स के लेवल पे फिर ऑब्जेक्टिव्स डिपार्टमेंट अपने बना लेते हैं because ultimately they have to meet the short term objective and then the long term objectives contribute होना होता है। The process continues on down through the organization। टॉप hierarchy से long term emerge होकर नीचे hierarchy तक to the lowest level project objectives, sub unit level objectives, department level objectives, organizational objectives। उस hierarchy में से they keep on giving birth to new objectives or sub objectives, but ultimately वो in line or in synchronization with the होते हैं with the long term objectives of the organization। कैस्केड अप्रोच में अभी बात करते हैं, वो उन्होंने बड़ा अच्छी ये स्लाइड है, ये पॉइंट जरा गौर करना पड़ेगा हमें। The following items represent potential areas for establishing objectives in the most of the organization। They include profitability, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मार्केट्स क्या हैं उसकी, प्रोडक्टिविटी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोडक्ट्स क्या हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, फिजिकल फैसिलिटीज उस इंडस्ट्री की क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज के बाद रिसर्च एंड इनोवेशन क्या है, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ क्या है, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है उसके, और फिर कस्टमर सर्विसेज किस तरह की हैं। ये बहुत अहम 3 पॉइंट्स हैं और ये अहम 3 स्लाइड है, इस पर मैं दोबारा फोकस कर लेते हैं। द फॉलोइंग आइटम्स रिप्रेजेंट पोटेंशियल एरियाज फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये वो एरियाज हैं जिनमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑब्जेक्टिव्स ज़हन में रखते हुए बनाती है, और ये बहुत अहम 3 एरिया अगर 1 बाय 1 पे फोकस करें। पहली बात जो अबव ऑल नंबर 1 इज ऑब्वियसली दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। फिर मार्केट्स हैं कि उसकी मार्केट्स क्या है, उसकी कस्टमर कहाँ से हमें मिलेगा, उसका यानी उसका सेल प्लान कैसे बनेगा, उनका प्रॉपर कस्टमर के हैंड तक हो, इट हैज टू रीच विद द कस्टमर हैंड फ्रॉम वेयर, विच रूट, वाई, विच एरियाज। प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रोडक्टिव होगी, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेके ऊपर तक स्किल मैन पावर कैसे है, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, और आया जो प्रोडक्टिविटी हमने कर ली, जो प्रोडक्टिव यूनिट्स बना ली, वो क्या कस्टमर के हाथ तक मिलके हमें वापस उसकी प्राइस भी मिलेगी या वेयर हाउसेस में चीज़ें पड़ी रहेंगी रिजेक्टेड। क्वालिटी कॉन्शियस अप्रोच, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट आपने बना भी ली तो इज इट सेलेबल, इज इट लाइज विद द इन लाइन विद द नीड्स ऑफ द कस्टमर। देन इज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोडक्टिविटी के बाद प्रोडक्ट इटसेल्फ आ गई, ऑब्वियसली फिनेंशियल रिसोर्सेज क्या उसके लिए यूज होंगे, फिजिकल फैसिलिटीज क्या होंगी, उसकी रिसर्च एंड इनोवेशन क्या होगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होंगे, और कस्टमर सर्विसेज क्या होंगी। ये डिफरेंट एरियाज। कंसर्न्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के कंसर्न्स क्या हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी द मैनेजर मस्ट बी श्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग विद इन इट्स एस्टेब्लिश्ड बाउंड्रीज ऑफ कंस्ट्रेंट्स।
ये बहुत अहम पॉइंट है, जरा इस पे काइंडली फोकस हम दोबारा करते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी, स्टेबल रहने के लिए क्या हमने करना है, द मैनेजर मस्ट बी श्योर, मैनेजर को श्योर होना चाहिए दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग विद इन इट्स एस्टेब्लिश्ड बाउंड्रीज ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कि इसको ऑर्गेनाइजेशन या अपनी एस्टेब्लिशमेंट के बाउंड्रीज का पता है कि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इतना हमने स्पेंड करना है, इतनी प्रोडक्टिविटी देनी है। मैनेजर शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑन द सब्जेक्ट्स। द नेक्स्ट कंसर्न इज ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगला स्टेप जो बात की है उन्होंने, पहले तो उनको लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए, उसके बाद रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, व्हाट वी हैव चोजन टू टेक ऑफ, यानी हमने लेडर तो लेनी है, सीढ़ी तो लेनी है, वेयर विच रीचिंग, हमने किस फ्लोर तक पहुंचना है, कितने फ्लोर हमने प्लान कर लिए हैं और किस फ्लोर तक हमने जाना है। Realization, it requires continual monitoring to ensure that adequate progress is being made toward the accomplishment of established objectives. ये continuously appraisal से, monitoring से, reporting से, keeping in view, यानी progress, step wise progress जो है, कहाँ हम खड़े हैं, benchmarking से ये चीजें सामने आएंगी कि आया we are achieving those goals, short goals or not, which ultimately lead towards the long term goals. At top management levels, a problem occurs whenever the organization's objectives are not being met. जो टॉप लेवल वाले हैं उनको अलार्म स्ट्राइक हो जाता है कि जब उनके सेट ऑब्जेक्टिव्स नहीं मीट हो रहे, जो उन्होंने अपनी फ्लो चार्ट से, अपनी बेंचमार्किंग से अपना मार्क किए हैं कि फलां डेट तक फलां चीज़ बन जानी चाहिए, तो अगर वो मीट नहीं हो रही तो इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर देम टॉप मैनेजमेंट के लिए। एट मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, अ प्रॉब्लम अकर्स व्हेनेवर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर व्हिच द मैनेजर इज रिस्पांसिबल आर नॉट बीइंग मेट। यस, ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, नीचे उनको सब एलोकेशन हुई है डिपार्टमेंट लेवल पे, अगर वो नहीं मीट कर रहे, उनका मैनेजर वो मीट नहीं कर रहा, तो दे आर अगेन कंसर्न्ड डिपार्टमेंट लेवल पे कि जी हमारा मैनेजर इज नॉट परफॉर्मिंग। ऑल फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल आर डिजाइन टू प्रोवाइड द मैनेजर विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोग्रेस। हर लेवल पे कंट्रोल इसीलिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं कि हर एक को अलार्म, ग्रीन अलार्म ऑफ गुडनेस स्ट्राइक हो जाए कि यस वी आर मीटिंग प्रोजेक्ट, we are meeting the goals, we are moving ahead of the planned things, but if they are not, a red click should come कि जी अभी we are behind the schedule, हम शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे जो हमने शेड्यूल प्लान किया था। तो ये हर लेवल पे इस कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया जाता है फॉर द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन प्रोसेस। वंस द मैनेजमेंट हैज दिस इंफॉर्मेशन इट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल पर्पस। जब मैनेजमेंट के बाद ये सारी जो मैंने पर्पस बताया आपको शेड्यूलिंग के बाद कि आज की डेट में हम कहाँ पहुंचे हैं, डिजायर्ड लेवल क्या था, अचीव्ड लेवल क्या है, तो एक मैनेजमेंट को बेहतरी और प्रॉपर प्लान करना और रिव्यू करना चीज़ों को, इसको का PMR भी बाज लोग इसको बाज टर्म में हम यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिव्यूज भी किए जाते हैं। इसीलिए वंस द मैनेजर हैज दिस इंफॉर्मेशन इट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल पर्पस। जब उसके बाद किसी गिवन पॉइंट एंड टाइम में स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट आ गया कि या स्टेटस ऑफ द ऑपरेशन आ गया, इस तरह कह लें प्रोडक्टिविटी के एंगल से, तो क्या वो करेगा, इट प्रिवेंट क्राइसिस कभी नहीं आते, उसको पता चल जाता है, एक प्रोएक्टिव अलार्म आ जाता है, फोरहेड एडवांस वार्निंग आ जाती है उसको। टू स्टैंडर्डाइज आउटपुट भी वो स्टैंडर्डाइज कर सकता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर डिफरेंट यूनिट्स हैं उसके, उसमें कोई डिस्पैरिटी आ रही है। टू अप्राइज एम्प्लॉय इन परफॉर्मेंस, एम्प्लॉइज को भी पता चल जाता है कि वेरी गुड, वन डिपार्टमेंट इज गोइंग हेड ऑफ शेड्यूल, अदर इज अ बिट लैकिंग, तो वी सपोर्ट यू, आप भी सपोर्ट करें। वो एक एनवायरमेंट कंपटीशन की, एक पॉजिटिव कंपटीशन की जनरेट होती है। टू अपडेट प्लान्स भी साथ साथ उसके अपडेट होते जाते हैं और कॉन्फिडेंस आ जाता है। टू प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स भी ऐसे महफूज हो जाती हैं और बेहतर तरीके से आगे चलना शुरू हो जाते हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग। रिटन रिपोर्ट्स इस प्रोसेस के लिए जो होती हैं, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिटन रिपोर्ट्स। एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती हैं और कुछ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होती हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट्स इंटरप्रेट दी फैक्ट्स दे प्रेजेंट, कि एनालिटिकल रिपोर्ट में हमेशा फैक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स ओनली रिप्रेजेंट दी फैक्ट्स, कि सिर्फ फैक्ट्स दे जाती हैं और वे ये जो है इंटरप्रेट करके आगे उस फैक्ट्स का एनालिटिकल आगे एनालिसिस भी देती है, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव इफेक्ट्स इम्पैक्ट्स। तो जो इन्फॉर्मेशन है दे जस्ट गिव द इन्फॉर्मेशन के ग्राउंड फैक्ट्स ये हैं। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, हाउ टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट इज अ 4 or 5 स्टेप प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज इंफॉर्मेशनल और एनालिटिकल। किसी भी टाइप की रिपोर्ट हो तो 5 स्टेप्स उसमें होते हैं जो जरूरी हैं हर रिपोर्ट के लिए। पहला है प्लानिंग द अटैक, कि फर्स्ट के हमने कैसे रिपोर्ट लिखनी है, प्लान किया इस पर रिपोर्ट राइटिंग। दूसरा है कलेक्टिंग द फैक्ट्स, कि फैक्ट्स हमने कैसे
लेनी है। अटैक थोड़ा पॉजिटिव वर्ड नहीं, वी सेट के प्लानिंग कि हाउ टू गो टू डिपार्टमेंट, हाउ उसका रोड मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, हाउ टू सी इट। दूसरा है कलेक्टिंग द फैक्ट्स, प्रॉपर फैक्ट्स कैसे कलेक्ट करनी है। थर्ड इज दी ऑर्गेनाइजिंग द फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में, एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, एक गुड कम्युनिकेशन में उसको ऑर्गेनाइज करना। देन इज द इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स, इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स सिर्फ एनालिटिकल में आएगा। देखिए पहले आपने प्लान किया मैंने कैसे जाना है, फिर आपने किया कलेक्ट किए एक्चुअल फैक्ट्स, फिर आपने उन फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया विद द प्रॉपर कम्युनिकेशन एबल थिंग के जो अंडरस्टैंडेबल हो, जैसे कोई कंक्लूजन्स निकलें, और फिर आपने उसको इंटरप्रेट किया उन फैक्ट्स को। ये एनालिटिकल के केस में होगा कि आपने उसको इंटरप्रेट किया कि ये इस तरह खड़ा है कि ये लॉजिकली इसके ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये डेटा है। उसके बाद आपने लिखा राइटिंग दी रिपोर्ट्स। तो इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट स्टेप 4 निकल जाएगा, बाकी स्टेप 5 तक आ जाएंगे डायरेक्ट। और अगर आप एनालिटिकल में हैं तो यू विल गो फॉर दी स्टेप 4 आल्सो। ये बताने वाली अहम 3 चीज थी स्लाइड। करेक्टिंग फॉर डेविएशंस, ऑल टू ऑफन मैनेजर सेट स्टैंडर्ड्स एंड मॉनिटर रिजल्ट्स बट डू नॉट फॉलो अप विद अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस। लोग डाटा भी ले लेते हैं, रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं होता जो करेक्टिव एक्शंस में। ये हमारे यहाँ वीकनेस है नेशनल लेवल पे, पीपल डोंट फॉलो अप। और ये हम बड़े डेंजरस तरीके से करते हैं। डॉक्टर से हम मेडिसिन लेते हैं तो 6 दिन मेडिसिन लेके उसने क्या लिखा है, फिर देन वी डोंट गो टू हिम फॉर 2 मंथ्स। फॉलो अप नहीं करते, एज ए हैबिट नहीं है हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल टू ऑफन मैनेजर सेट स्टैंडर्ड्स एंड मॉनिटर रिजल्ट्स, ठीक है, बट डोंट फॉलो अप विद द अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस को फॉलो नहीं प्रॉपर्ली किया जाता। द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ अ लिटिल वैल्यू इफ करेक्टिव एक्शन इज नॉट टेकन। उस बोर्ड का क्या फायदा अगर उसके करेक्टिव एक्शंस को इंश्योर नहीं किया जाता प्रॉपर्ली। The steps for effective corrective actions are as follow: identify the problem, problem को identify करें, perform an investigation to determine the cause of the problem. Obviously problem आपने पकड़ ली, पहचान ली, identify कर ली, तो उसको आप investigate करें कि क्यों रेज हुई ये problem. State the cause of the problem, फिर उस problem की cause state करें, then determine a solution for the cause and implement it. ये करंट तो आपने कर लिया, आप चाहते हैं आगे भी ये problem ना आए, तो so you need to determine to place the new processes and prove the solution, remove the cause. और वो solution अगर solution ने कर दी उस cause से वो remove होगी तो that solution should be, right solution should always be implemented, that in future such things don't happen. Persons conducting a business do so with the expectation of increasing value. ज़्यादातर लोग इसको increasing value के लिहाज से देखते हैं। To accomplish it, they use their outputs to produce goods and services that are demanded in the marketplace. They sell their products and services and in turn use outputs to produce more goods and services. Obviously supply and demand का issue है, वो sell करते हैं और expect करते हैं कि दोबारा हम ज़्यादा produce करें। To be successful fully, they must sell their goods or services to their customers for an amount greater than the cost of प्रोड्यूसिंग देम। ये कॉस्ट ऑफ वैल्यू है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू है कि एक चीज मैंने अगर 8 रुपए में प्रोड्यूस की है तो ऑब्वियसली आई एम डूइंग इट विद द एम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के मिनिमम वो प्रोडक्ट 10 रुपए में तो जाए, तो उस वैल्यू का नाम है ये। टू डू दिस दे मस्ट इंश्योर वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कि उनको पता होना चाहिए कि पूरी वैल्यू क्या इंकर हुई है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, सो दैट दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी। ये वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है उस वैल्यू को, उस डाटे की कि जो उस पर खर्चा है, टू नो द प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी एंगल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The relationship of the value to the owner's output may be expressed by following equation. Value mathematically is equivalent to output minus non-conformance. जो output हुआ उसमें से non-conformance निकाल दें अगर तो value होगी। Most businessmen people find that they are unable to conduct their business satisfactorily using only financial measures. बहुत सारे लोग सिर्फ फाइनेंस पे जाते हैं, उस measures को देखते हैं जो उसके ऊपर fatigue, stress, बाकी मार्केट प्लेस, सर्चिंग, स्किल मैन पावर, एनर्जी, हेल्थ, ये बहुत सारी चीज़ों को काउंट नहीं कर रहे होते। तो इट शुड बी काउंटेड अंडर ऑल एस्पेक्ट्स। बेसिक कंसेप्ट क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल रिक्वायर इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमिनिंग हाउ वेल दीज ऑब्जेक्टिव्स बीन अचीव्ड। यानी एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह हमने अचीव किया, वो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है। दिस फोकस ऑन 2 फैक्टर्स, वेदर द गोल हैव बीन मेट, इफेक्टिवनेस है, क्या वो गोल जो ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव सेट किए थे मीट हुए हैं भी कि नहीं, एंड वेदर दे आर एबल टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद मिनिमल नॉन कन्फर्मिटीज। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या है। इन जनरल
The purpose in measuring value is to help management control the activities of the firm. यानी वैल्यूज को उनकी बेसिकली पूरी वैल्यू को मेजर करने का एम यह है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का एस्पेक्ट टॉप मैनेजमेंट या बिजनेस ओनर को आ जाए. Organization responsibility. Each individual with decision-making authority in an organization has responsibility for some aspect of achieving his or her company's objectives. हर एक की कोई ना कोई responsibility होती है. पूरी organization की होती है, top hierarchy की होती है, individual की होती है. I mean, individual sum is equal to total sum. They are achieving the total objectives. तो हर एक की कोई ना कोई ड्यूटी, रोल है इसमें, ड्यूटी है. It is essential to recognize this through the development of the performance logging system. एक performance logging system in place किया जाता है कि हर इंडिविजुअल क्या परफॉर्म कर रहा है, किस तरह कर रहा है. That is the focus of the value logging system is on responsibility centers. A responsibility center is an activity or collection of activities controlled by the single individual. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया जाता है जो सबकी एक्टिविटीज को लॉगिंग करके सिस्टम को मॉनिटर कर उसका डेटा लेता है, फिर उसको ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट चैनल्स पे कन्वे करता है. इन द क्वालिटी प्लानिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स आर प्रपोज्ड फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. क्वालिटी प्लानिंग सेल वाले हर सेंटर की जो क्वालिटी प्लानिंग प्रोसेस वाले हैं, हर सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की जिम्मेदारियां जो डिटेल में डिफाइन कर देते हैं. The responsibility center then becomes the focal point for control. उनके थ्रू फिर आगे फोकल पॉइंट्स वो बन जाते हैं कंट्रोल के, और उसके थ्रू आगे अल्टीमेटली कंट्रोल्स इंश्योर किए जाते हैं, परफॉर्मेंस का, एफिशिएंसी का, इफेक्टिवनेस का, सारे जो है मैसेजिंग जो है क्वालिटी रूट की वो हो जाती है, क्वालिटी जर्नी की मैसेजिंग हो जाती है, लॉन्ग टर्म गोल्स की हो जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन का एक सेल्फ ऑपरेटिंग चेन एस्टेब्लिश हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी. The type of responsibility the person in charge can exert classifies in responsibility centers. A center is a primary or product producing center if the person responsible has authority only for providing products or services to the customer. In some cases, this may mean writing a sales order, issuing a purchasing document to purchase raw materials, or producing a product. Basically, responsibility centers को ड्यूटी दी गई है और वो फोकल पॉइंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं फॉर दी परचेज सेंटर्स एंड इंफॉर्मेशन फ्लो के सेंटर के लिए लिंचपिन के तौर पे. एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेंटर्स आर एज फॉलो. इससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी स्लाइड से. जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू है, जैसे डिजाइन कंट्रोल है, जैसे परचेजिंग वाले लोग हैं, कस्टमर सप्लाइड प्रोडक्ट्स के हैं, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सेंटर्स की बात कर रहे हैं. और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी है, प्रोसेस कंट्रोल है, हैंडलिंग, पैकिंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन एंड डिलीवरी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे, और सर्विसिंग की होनी चाहिए ऑब्वियसली. तो ये डिफरेंट एरियाज हैं, किसी मेगा लेवल पे किसी इंटरप्राइज के हो सकते हैं, लाइकली एग्जांपल्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अ सपोर्ट सेंटर इज अ सेंटर in which a manager has authority only for providing management information or internal services with regard to primary centers, efficiency and effectiveness within the organization. एक सपोर्ट सेंटर होता है जिसमें उन सब का डाटा होता है, उधर से वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. In some cases, this may mean writing business performance statements or financial statement or providing training to employees. कि इसको उस तरह देखते हैं क्योंकि सेंट्रल पॉइंट से सपोर्ट सेंटर से हर चीज जनरेट होगी, सारे डाटा ट्रेनिंग के, प्रोडक्ट के, रॉ मटेरियल के, मैन पावर के, HRM के सारे इश्यूज उनके पास होते हैं. एग्जांपल ऑफ सपोर्ट सेंटर्स आर एज फॉलो. डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जैसे स्लाइड पे दिखाई गई है. डॉक्यूमेंट कंट्रोल वाले होते हैं, देन इंस्पेक्शन वाले, कंट्रोल ऑफ इंस्पेक्शन, मेजरमेंट इक्विपमेंट के इंस्पेक्शन एंड टेस्ट स्टेटस के हैं, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस वाले लोग हैं, और कंट्रोल ऑफ क्वालिटी रिकॉर्ड्स हैं, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स हैं, ट्रेनिंग वाले, ये डिफरेंट लोग होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी. In measuring value, a distinction is made between the performance of a responsibility center and the performance of a manager. इसकी परफॉर्मेंस में डेविएशन थोड़ी उनमें डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन ही बल्कि उनमें प्रॉपर चेक रखा जाता है कि किसकी क्या है. For decisions concerning whether the organization should continue to provide a product or service, all outputs and non-conformance for a responsibility center are accumulated. वो इकट्ठी कर ली जाती हैं सारी. This practice allows management to make such decisions as whether the company should continue the process or not. Basically,
वैल्यू जब मेयर की जाती है, डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मैनेजर। इन दोनों को डिफरेंट तरीके से रिव्यू करके ये प्रोसेस ठीक है या नहीं है, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में बेसिकली ये डाटा काम आता है, तो जरूरी है। In contrast, only the subset of activity outputs and non-conformance is accumulated for measuring managerial performance के लिए दूसरा किया जाता है। Only those non-conformities over which the manager can exert influence are included in the log for managerial performance। उसके लिहाज से सिर्फ उसके personal influence को अलग log बना दी जाती है। Managerial performance is then measured in part by comparing levels of controllable non-conformance against the management objectives, कि जो non-conformance उसके management objective में से हैं उसको मेजर किया जाए। In this way, a manager may be judged to have performed efficiently for a given activity। सिर्फ उसके controls को देखा जाता है कि कैसे with the given facilities how he has achieved that with the conformance level of quality and performance। The role of quality management. The role of the quality professionals has changed dramatically from the days when the quality control manager was simply responsible for the inspection product। inspection product से निकल गया, बहुत आगे आ गया, हमने शुरू के लेक्चर्स में ये कवर किया था। Quality managers are now largely responsible for preparing detailed performance statements। They are asked to help in measuring the effectiveness of operations and suggesting improvements। ये उस लेवल तक आ गए हैं कि प्रोएक्टिव रोल पे ज़्यादा ये आ गए हैं। They are also involved in identifying and proposing solutions to emerging problems। अभी उनका रोल इन्हांस हो गया, प्रोएक्टिव अप्रोच हो गई है कि सिर्फ इंस्पेक्शन से आगे आ गए हैं, प्रोएक्टिव के तहत वो फ्यूचरिस्टिक तरीके से बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम रेज हो सकती है, रोल इन्हांस हो के क्वालिटी इंप्रूवमेंट हम फ्यूचरिस्टिक कैसे कर सकते हैं। Quality professionals are primarily responsible for designing the firm's performance information system and assuring compliance with the quality logging requirements। In light of the expanding duties involved, the importance of the quality functions is usually recognized in a firm's organizational chart by having the quality executives report directly to the president। Quality वाले directly president के पास जो CEO of the organization को report करते हैं, so that एक unbiased, uninfluenced direct picture of the organization emerge हो उनके सामने। We will talk about the quality report writing पे बात करेंगे हम। क्वालिटी रिपोर्ट राइटिंग की कुछ बेसिक चीजें। टू बी यूजफुल परफॉर्मेंस लॉगिंग मस्ट बी असेंबल्ड इन लॉग ऑब्जेक्टिवली, जाहिर ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव के साथ होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए। दोज हु मस्ट रिलाई ऑन सच इंफॉर्मेशन हैव अ राइट टू बी एश्योर्ड दैट द डाटा आर फ्री फ्रॉम द बायस एंड इनकंसिस्टेंसी वेदर डेलिब्रेट और नॉट। यानी अनबायस्ड डाटा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें एक प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। फॉर दिस रीजन परफॉर्मेंस लॉगिंग सिस्टम रिलाई ऑन सर्टन स्टैंडर्ड्स or guidelines that have been proved useful over the years in imparting valued information। Standard ISO 9000 जो है, it's generally called generally accepted quality principle के तौर पे GAP QP के तौर पे इसको देखा जाता है। Because quality is more an art than a science, these principles are not immutable laws like those in the physical sciences। Instead, they are guides to action and may change over time। ये guides to action है quality achievement achieve एक particular set of situation में, और ये साथ साथ futuristic भी हैं, इनको improve भी किया जा सकता है with the passage of time। Sometimes specific principles must be altered or new principles must be formulated to fit circumstances or changes in business practices। Because quality principles are based on a combination of theory and practice, there has always been and probably always will be some controversy about the propriety। obviously इस पे असरात होंगे। A principal report resulting from the process of accumulating quality information is the business performance or the quality report। उसको business performance और quality report के नाम से याद किया जाता है। The business quality report portrays the operating results of primary and support centers activities for a period of time। particular period के लिए business quality report जो है सारी रिपोर्ट सप्लाई और सपोर्ट के प्राइमरी और सपोर्टिंग सेंटर दोनों की रिपोर्ट देती है, जो हमने शुरू में आइडेंटिफाई किया थी, बात की थी। सपोर्ट सेंटर होता है और पहले प्रॉब्लम सेंटर्स डिफरेंट होते हैं जो उनकी बात करती है। दिस लॉग इज प्रिपेयर्ड मंथली पुटअप होती है। अनदर बेसिक लॉग इज कॉल्ड एक्टिविटी रिपोर्ट और लॉग इज जनरली रिक्वायर्ड इन लॉगिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक्टिविटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की एक्टिविटी को लिस्ट करती है, और साथ दूसरा सेंटर हमने बात की स्पोर्ट्स सेंटर, ये दोनों की रिपोर्ट्स मंथली आती हैं। क्वालिटी प्रोफेशनल्स
log company transactions which are the result of an activity in relationship to the amount of non-conformities to determine the performance. जो इन सब को लेके परफॉर्मेंस डिटर्मिन करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं कि क्या सूरत हाल है, आज की डेट में क्या सिचुएशन है. एंड ऑब्वियसली पहले हम बात कर चुके हैं, द इंफॉर्मेशन फ्लोज टिल द लेवल ऑफ CEO और द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरप्राइज. The business quality report, also known as a performance report, is listing of the firm's primary and support responsibility centers activities on a given date. Particular date के लिए उसको fill in the forms होती है, proper उसको देखा. The body of the statement contains 4 major sections. इस performance report में जिसको हम कहते हैं जनरली 4 एरियाज होते हैं. सेंटर एक्टिविटीज़ क्या थी, नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या थे जो उनके एसेट से जनरेटेड, अमाउंट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस की क्या प्लेंटी थी, क्या नुकसानात हुए, और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी, परसेंटेज उसकी क्या थी. ये एक पिक्चर उससे इमर्ज होती है. आउटपुट आर एसेट्स आर दी सोर्सेज. द बिजनेस क्वालिटी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं अभी. Business quality report, output or assets are the resources of the business that can be expressed as the output of an activity. Output can take many forms, different forms हो सकती हैं output की, और some outputs may have readily identifiable characteristics. Others may simply represent information used to communicate customer requirement throughout the organization. Examples are sales, orders, purchasing, documents, equipment, calibrations, records, and non-conformance logs. Outputs are usually recorded at the एक्विजिशन, शुरू में एक्विजिशन के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है. ये फिगर है जिसमें वो 4 बातें जो हम शेयर कर रहे थे कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बात की उन्होंने, परचेजिंग की बात की, वर्क इन प्रोसेस की और सारी फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री कर दी और एंड पे डिलीवरी कर दी. बिजनेस क्वालिटी रिपोर्ट जो मैंने बात की थी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट विद दी परसेंट, इसके कॉलम्स के साथ इन्होंने रिप्रेजेंट कर दी. ये ज़रूरी स्लाइड है, इसको गौर से आप पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है फिर कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कैसे जनरेट होती है उस डे के लिए, जैसे इन्होंने ये रिपोर्ट जनवरी 30 की है. द बिजनेस क्वालिटी रिपोर्ट, नॉन कन्फॉर्मेंस आर द डिपार्चर्स of an asset from its intended requirement or a state that occurs with the severity sufficient to cause the asset not to satisfy customer requirement. ये नेगेटिव आ जाता है ना कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के मुताबिक नहीं है और उतना वो लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में आ जाता है. Value is the result of comparing outputs to non-conformance to determine the percent performance for a given activity. उस given activity के लिए उसकी क्या वैल्यू थी. वैल्यू की कैलकुलेशन का फार्मूला मैथमेटिकल नीचे दिया गया है. नॉन कन्फॉर्मेंस का मजमुआ 1 माइनस डिवाइडेड बाई सिग्मा एसेट्स का मजमुआ इंटू 100. बिजनेस परफॉर्मेंस इज द कलेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विद इन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. इट शोज डिफरेंट, फिगर में आगे शो की गई है डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स, स्कोप, परफॉर्मेंस एंड वेयर दे ऑल इंटरसेक्ट. पहले हमने परफॉर्मेंस रिपोर्ट की थी, अभी बिजनेस परफॉर्मेंस की बात हो रही है. This intersection is where all activities are in 100% coincides with each other. This means that each function provides exactly what the other functions required in order to have the usable output. This is optimum performance area of the business. The larger the interaction, the better the performance. जितना बेहतर interaction उनका होगा उतनी performance बेहतर होगी. If all these functions completely overlap, the organization would be 100% efficient. अगर वो proper overlap करें तो वो बेहतर होगी उसके लिए. In practice, this is really the case. Studies have shown that there is an inherent 3 to 7% error rate no matter what you do. Error रहता है 3 to 7% generally under all circumstances. ये आप गौर करें, performance diagram है, इसमें सेल्स को लिया उन्होंने, इंजीनियरिंग को लिया है, ऑपरेशन तीन मेन डिपार्टमेंट है, इंटरेक्शन एरिया इनका ब्लैक में शो किया गया और 100% ये एक दूसरे को ओवरलैप होनी चाहिए आइडियली, लेकिन होते नहीं, वो कह रहे हैं हो भी नहीं सकते क्योंकि इंजीनियरिंग के अपने प्रोसेसेस हैं, थोड़ा टोटली उनकी कोइंसाइड होना शायद टफ हो जाए. परफॉर्मेंस इज SUEU एग्जांपल फ्रॉम दी रेड ब्रेड कंपनी रिपोर्ट. ये एक इन्होंने परफॉर्मेंस का उसका फार्मूला किया कि जी सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने सर्विसेज की यूटिलाइजेशन की, उनकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड पे जो परफॉर्मेंस निकली उसकी ये वैल्यू. अंडरलाइंग कंसेप्ट ये है, सर्टेन फंडामेंटल कंसेप्ट्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर रिकॉर्डिंग एंड लॉगिंग परफॉर्मेंस. ये डिफरेंट फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जिन पे बात अभी होगी. These concepts have been developed over time to provide general guideline to make business quality report as objective and as a useful possible. ये concept को ज़हन में रखना while writing the reports is compulsory. Any business is an individual unit separate and distinctive from other activities.
A separate business quality report would be maintained for each separate business. हर separate business के लिए अलग क्वालिटी रिपोर्ट होनी चाहिए. अंडरलाइन कंसेप्ट की हम बात कर रहे थे. आउटपुट, इसमें वन ऑफ द कंसेप्ट इज आउटपुट्स आर रिकॉर्डेड एंड लॉग्ड ऑन द एक्टिविटी रिपोर्ट्स और लॉग्स टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स. Performance activities and their results appearing in business quality reports are expressed in terms of units generated कि units कितनी generate हुई हैं उसके term में देखे जाते हैं. A performance activity is a business activity that requires quality recognition. Therefore, an event that affects any of the element in the value equation, outputs or non-conformance must be logged. हर event को लिखा जाना चाहिए जो output को या value को affect करे. अभी तीसरी थी, पहले हमने परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कर ली, फिर बिजनेस रिपोर्टिंग कर ली, अभी एक्टिविटी रिपोर्टिंग पे बात हो रही है कि एक्टिविटी रिपोर्टिंग क्या है. The ultimate objective of performance logging is to record and correct number of outputs generated by an activity and the amount of non-conformance कि उसकी हमारी एक्टिविटी क्या हुई और non-conformance की कितनी अफेक्ट हुए उस पर. However, for practical reasons there is very important quality logging function preceding the recording of the outputs and non-conformance. The output and non-conformance are first entered in a primary record and called the activity report. एक जगह उनको log में रिकॉर्ड किया जाता है हर इवेंट को, जिसको एक्टिविटी कहा जाता है. The process of recording outputs and non-conformance is called journalizing, कि उसको कैसे journalized किया जाता है. Journalizing, कोई जर्नल, ये जे वाला जर्नल है, ये काइंडली ज़हन में रखिएगा. After the outputs and non-conformance have been journalized, उनको यानी कर लिया, लिख लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, दे आर टोटल्ड एंड पोस्टेड टू द परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसको उसी एक्टिविटी के तौर पे देखा जाए. सम ऑफ द रीजंस फॉर एक्टिविटी रिपोर्टिंग और लॉगिंग आर एज फॉलो. उसके फायदे क्या हैं एक्टिविटी रिपोर्टिंग की, वो है इट प्रोवाइड्स अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफ ऑल आउटपुट्स एंड नॉन कंफर्मेंस जनरेटेड बाय एन एक्टिविटी. उस एक्टिविटी से उसके इन द सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस में एक ऑर्डर में वो चीज़ें सारी पिक्चर सामने आ जाती है कि नॉन कन्फर्मेंस क्या क्या हुई. इट फुलफिल्स द नीड फॉर रिकॉर्डिंग इन वन प्लेस ऑल आउटपुट्स एंड नॉन कन्फर्मेंस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए भी इट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन सच एज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन कन्फर्मेंस देना कैन कन्वीनियंटली बी रिकॉर्डेड ऑन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर हो सकती. द ओरिजिनल sources of information concerning most outputs and non-conformance are quality records. Examples are sales, orders, purchasing, documents, production logs, and various other types of the business papers. Such records are called source documents. जो records रखे जाते हैं इनको source document के तौर पे याद किया जाता है. Information obtained from source document helps in determining the number of outputs generated and amount of non-conformance found. उसमें उसके मुतालिक उस amount को देख लिया जाता है. The source documents also provide valuable evidence to support the accuracy and performance log. यानी source document से एक ये भी clear होता है जो उसकी activity और accuracy क्या है performance की, वो भी सामने आ जाती है. The purpose of the activity report or log is to provide a chronological record of all outputs and non-conformance for a given quality activity. Particular quality activity भी monitor हो जाती है कि इसमें क्या हुआ था. So the flow of information for performance logging ये नीचे आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है. इसकी एक्सप्लेन करते हैं कि तो मेरे ख्याल है सारे स्टेप्स इसके क्लियर हो जाएंगे. आप गौर से देखिए इस फ्लो को. सोर्स डॉक्यूमेंट से ये फ्लो होता है एक्टिविटी लॉग की तरफ और एक्टिविटी लॉग के से आ जाता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट की तरफ. और सोर्स डॉक्यूमेंट वो हो गए डाटा वगैरह, एसेट्स, नॉन कंफर्मेंस. एक्टिविटी लॉग में क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड आ गया जो हमने शेयर किया पहले, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट में शोज द परफॉर्मेंस रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज. इन पूरी एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या था. ये एक्टिविटी रिपोर्टिंग है जो मैंने पिछली फिगर में आपसे बात कर ली कि सोर्स से डाटा सेंटर से और फिर उधर गई एक्टिविटी लॉग में और फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में गई. द सोर्स डॉक्यूमेंट क्वालिटी रिकॉर्ड प्रोवाइड द बेसिक इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द आउटपुट एंड नॉन कंफर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. द एक्टिविटी रिपोर्ट और द लॉग रिप्रेजेंट द फर्स्ट पॉइंट वेयर डाटा are formally centered in the performance logging system. Various activity report or logs may be used depending on the size of the firm and the nature of the. Obviously, अगर size ज़्यादा है, activities ज़्यादा हैं, तो ये और एक different तरीके से आएगा, और अगर size छोटा है तो फिर obviously उनका size का difference उसमें आएगा. Activity reporting. The simplest form used is a multi-column form called the activity report log. ये आगे दिखाई जाएगी. It has columns for the date on which outputs were generated, assets description, total outputs generated, total non-conformance description and non-conformance, and totals of each non-conformance descriptions.
ये देखिए ये पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्टिविटी रिपोर्ट का फॉर्म है, उस दिन के लिए होगी ऑब्वियसली, डेट, डिस्क्रिप्शन, टोटल और डिपार्टमेंट कौन सा था और उसकी एक्टिविटी क्या थी, रिकॉर्ड यूज क्या था और डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन कन्फर्मेंस जो है वो उसके 3 कॉलम दिए हुए हैं जो डिफरेंटली उसको देखेगा। द बेसिक फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी रिपोर्टिंग और लॉग इज इलस्ट्रेटेड एज फॉलो। डिपार्टमेंटल ब्लॉक होता है कि उसमें द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जनरेटिंग द एक्टिविटी रिपोर्ट और लॉग इज एंटर्ड इन डिपार्टमेंट ब्लॉक। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर द कंट्रोल ऑफ क्वालिटी, ये उसकी कंट्रोल ऑफ क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। एक्टिविटी ब्लॉक है द नेम ऑफ द एक्टिविटी बीइंग लॉग्ड is entered into the activity book such as subcontractor assessment, production department, etc. Record used जो है the name of the source document from which the data were taken is entered into the record used block में, such as purchase order, sale order and all that. Date column, the date of the asset was generated is entered in the date column. The date is entered on the first row of each quality ताकि वो शुरू से ही पता चल जाए कि डेट क्या है। Description column है, the description column is used to record the asset, activity or an explanation of the activity. Total columns, the total number or sample size taken of outputs generated by the activities entered in the total column. NC column, the total amount of non-conformance वाले जो हैं found in the outputs is entered in the NC column. Description of non-conformance, description of the non-conformance are entered in the column below the title of description of non-conformance के ऊपर देखा जाता है। Non-conformance columns जो है the quantities of the total non-conformance that are attributed to the non-conformance are entered under each non-conformance description, उसके नीचे वो quantity focus तरीके से लिखी जाती है ताकि proper document हो। Gentlemen, what we covered in this lecture, with this we finished the lecture. हमने इस पे activity report पे हमारा lecture खत्म हो गया। Now I'll be sharing with you what all we have discussed today, so that we could recapitulate the things and again उस हमारे लिए आसानी हो जाए comprehend करने के लिए। सबसे पहले हमने कहा कि defining the organizational purpose is critical with regard to control. Organization purpose को define करना बहुत critical है with regard to control, बहुत ज़रूरी है, वरना आप उस पर्पस के बगैर क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते उसको। All forms of management control are designed to provide the manager with information regarding progress. जो भी मैनेजमेंट की फॉर्म हो, जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो, चाहे एक्टिविटी सेंटर हो, चाहे वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो, चाहे वो प्रॉब्लम सेंटर हो, एनीथिंग दैट इज बेसिकली टू गिव अ मैनेजर, इन सारे सेंटर्स का जो पर्पस है दैट इज टू गिव इन द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर गिवन टाइम एंड बिकॉज ही इज वेल इन्फॉर्म्ड। ये उसके असिस्टेंट टूल के तौर पे यूज होते हैं मैनेजर के, अगर मैं इसको ब्रीफली कहूँ। क्वालिटी मैनेजर्स आर नो लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड परफॉर्मेंस स्टेटमेंट्स। जो क्वालिटी मैनेजर्स की रोल की बात हम कर रहे थे, शुरू में हमने बात की, किसी दौर में इनका रोल जो स्टार्ट हुआ था इंस्पेक्शंस का रोल होता था, जैसे पहले मैंने शेयर किया, लेकिन अभी नहीं है। अभी क्वालिटी मैनेजर्स आर नो लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड परफॉर्मेंस स्टेटमेंट्स। डिटेल्ड परफॉर्मेंस स्टेटमेंट्स वो बनाते हैं, जो कि एक तो परफॉर्मेंस स्टेटमेंट होगी कि बिजनेस परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, वो सारी वो बनाते हैं बाय टेकिंग डिफरेंट डाटा, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन फॉर अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। टू बी यूजफुल परफॉर्मेंस लॉगिंग सिस्टम मस्ट बी असेंबल्ड एंड लॉग्ड ऑब्जेक्टिवली। उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली किया जाना चाहिए, कोई भी लॉगिंग हो, एक्टिविटी लॉग हो, परफॉर्मेंस लॉग हो, प्रोक्योरमेंट लॉग हो, हर लॉग की फिलिंग जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत ऑब्जेक्टिवली और फोकस्ड होनी चाहिए, वरना उसका पर्पस नहीं रहता। द बिजनेस क्वालिटी रिपोर्ट, जो बिजनेस क्वालिटी रिपोर्ट की हमने बात की थी, आल्सो नोन एज द परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इज लिस्टिंग ऑफ द फर्म्स प्राइमरी एंड सपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एक्टिविटीज ऑन अ गिवन डेट। यानी जो लिस्टिंग ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट, जो बिजनेस क्वालिटी रिपोर्ट है, उसकी डेफिनेशन है ये कि बेसिकली उस फर्म की पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की फॉर अ पर्टिकुलर गिवन डेट है एक्टिविटी उनकी विद द प्रॉपर इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के ये हुआ। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग आउटपुट्स एंड नॉन कंफर्मेंसेस कॉल्ड जर्नलाइजिंग, JOURNALIZING, जो मैंने कहा था आपको जे वाला ही है, कुछ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग आउटपुट्स, जो जिससे वो प्रोसेस जिसे हम आउटपुट रिकॉर्ड करते हैं, एंड नॉन कंफर्मेंस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। With this, we gentlemen end with our lecture, that is lecture 24, माशाल्लाह। और मैंने आखिर में आपसे इस लेक्चर की
समरी भी शेयर की है और इस समरी के सेलिएंट्स भी शेयर किए हैं, सो दैट थिंग्स आर मेन विद अस और हम इस पे एक ही ग्रेड पे हों और इसको पर्टिकुलरली एक एंगल से देखें। एज यूजुअल लास्ट में मैं जब भी लेक्चर ख़त्म करता हूँ तो मैं आपसे एक अच्छा मैसेज शेयर करता हूँ। वो अच्छा मैसेज है, आज का जो अच्छा मैसेज है, जो कि हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेट्स रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स। कायनात में रब ज़ुल जलाल से वो हमारे लिए दुआ करेंगे और वो कबूल करेंगे। तो ये सूरह बकरा की एक आयत है, उसकी ट्रांसलेशन है, ओ यू हु बिलीव स्पेंड ऑफ दैट with which we have provided for you before day comes when there will be no bargaining nor friendships nor intercessions and it is the disbelievers who are the ज़ालिमून, wrong doers जो हैं, ज़ालिमीन है वो। यानी ये है क़यामत के दिन के लिए कोई फ्रेंडशिप नहीं होगी, कोई अच्छाई, कोई आपके करेंसी नहीं चलेगी सिवाय इसके जो आपने अच्छे अमाल किए हैं, और जो नहीं इसको मानते वो ज़ालिम लोग हैं, वो क्रूअल लोग हैं और वो इसलिए दुनिया में साइन ऑफ गुडनेस से दूर है। ये सूरह बकरा की आयत है। फिर उसके बाद एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं एट द एंड ऑफ द मैसेज, इट इज सेड एवरी बैड सिचुएशन विल हैव समथिंग पॉजिटिव। यस, इससे मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूं, ये एक मोटिवेटर है। जो भी बुरी सिचुएशन होगी उसमें से अच्छाई जरूर होती है, उसमें या आपके लिए एक्सपीरियंस होता है या आपके लिए रिजल्ट गेन करते हैं या अल्लाह ताला आपको सक्सेस देता है अगर आपकी नीयत साफ है। इवन अ डेड क्लॉक शोज करेक्ट टाइम ट्वाइस अ डे। हाँ, अगर इवन मेरी, इसने बड़ी लाइट सी एग्जांपल दी, इवन मेरी घड़ी खराब है और उसमें डेड है तो वो भी शो करती है कि या उसमें सेल खराब है या दिन में 2 दफा मुझे इसको ठीक करना चाहिए। सो हर बुरी सिचुएशन में हमें शुक्रा नहीं बन जाना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। मायूस सिर्फ काफिर होते हैं। मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा टूल दिया, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे कायनात की मदद। मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। ये बिल्कुल मैं आपको दिल से शेयर कर रहा हूँ और सच्चे दिल से शेयर कर रहा हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, हर बुरी सिचुएशन से अच्छाई निकालें, अल्लाह की मदद मांगे, या अल्लाह मेरी नीयत साफ है, या अल्लाह मुझे आसानियाँ दे, या अल्लाह इससे मुझे निकाल, मैं इसे लर्न कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे इंशाल्लाह हर बुरी सिचुएशन से कोई अच्छाई ही सिखाएंगे। ये मोटिवेशन है। आखिर में मैं ये लेक्चर अपनी इस रिक्वेस्ट के साथ, इस दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे कायनात, मालिके खालिके कायनात, जो वहदहू ला शरीक है, हर चीज़ पे कादिर है, मुझे और आपको सिवाय अपनी ज़ात का किसी का मोहताज ना करे, नंबर 1। और नंबर 2, मेरा मालिक जो हमारे दिल में है, जिस तरह दिल में है माल का, उसी तरह खालिक मालिक, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, हमारी दिली दुआ कबूल करे। और थर्ड रिक्वेस्ट, मुझे, आपको, आपके वालिदैन को, मेरे प्यारों को, आपके प्यारों को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। काइंडली पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। आप खुश रहें। अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर, जो मैं डेली मैसेज हर लेक्चर के एंड पे आपको कन्वे करता हूँ विद दिस रिक्वेस्ट कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो। दुआ में याद रखें, अपने पेरेंट्स को हमारा रिगार्ड दें और मेरा, आपका और हम सब का अल्लाह हमेशा हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।